नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। आज का ये खास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं वाराणसी के रविदास घाट से, क्योंकि आज इतिहास का गवाह बनने जा रहा है ये घाट। खासतौर पर इसलिए क्योंकि मेरे ठीक पीछे आप ये गंगा विलास क्रूज देख सकते हैं। हालांकि धुंध है, कोहरा है, क्रूज ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये विश्व का सबसे लंबा क्रूज है। 3200 किलोमीटर इसकी यात्रा है। 51 दिन तक ये क्रूज चलने वाला है और 1 मार्च को इसकी यात्रा डिब्रूगढ़ में खत्म होगी। आज 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल ढंग से इस क्रूज को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और इस क्रूज में आपको बता दें कि 32 स्विस यात्री इस वक्त सवार हैं, 40 क्रू मेंबर्स हैं, सभी भारतीय हैं। और खास बात इस क्रूज की ये कि ये 2 टियर क्रूज है। इसमें लगभग 18 जो कमरे हैं उसको बेहद भव्य तरीके से, लग्जूरियस तरीके से सारी 5 स्टार सुविधाओं से लैस किया गया है, ताकि एक चलते फिरते क्रूज में आप एक 5 स्टार होटल का मजा ले सके। लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लगभग 10:30 बजे यानी कि अब से 1.5 घंटे बाद इसी क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ठीक ऊपर आप टेरेस एरिया में उन स्विस यात्रियों को भी देख सकते हैं जो इस वक्त उस इतिहास का गवाह बनने जा रहे हैं इस क्रूज में सवारी करके। ये क्रूज यात्रा 1 मार्च को डिब्रूगढ़ में खत्म होगी, लेकिन ये गुजरेगी कई राज्यों से, जिसमें असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वाराणसी स्थित है। और एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि ठीक पीछे दिखाएं कि किस तरीके की तैयारियां यहां पर की गई हैं। रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए सुबह से ये तमाम कलाकार यहां पर जुट गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में खुद शिरकत करने वाले हैं। वो अब से कुछ ही देर बाद यही मंच पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और उसके बाद ये गंगा विलास क्रूज, जो कि अपने आप में कई मायनों में बेहद भव्य क्रूज, विलासता का एक उदाहरण। और खास बात ये कि इसका निर्माण भारत में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस गंगा विलास क्रूज को डिजाइन किया गया है, ताकि ये क्रूज अपने आप में वाराणसी को एक पहचान दे सके। पहले आपने अलकनंदा क्रूज देखा होगा, उसके ठीक बगल में खड़ा है, लेकिन उससे कई गुना विशालकाय इस गंगा विलास क्रूज को बनाया गया है, जिसकी कुल कैपेसिटी 36 पैसेंजर्स की है। 40 क्रू मेंबर्स है, सभी भारतीय हैं। और इन क्रू मेंबर्स को इस तरीके से ट्रेन किया गया है ताकि वो अपने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तमाम पर्यटकों को जो इस गंगा विलास क्रूज में सवारी करने के लिए पहुंचे हैं, उनको पूरी तरीके से हर वो सुविधा दे सके जो एक चलते पानी के किसी भी वेसल में, किसी भी इस तरीके क्रूज में मौजूद रहती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। वो तमाम सुविधाएं इस गंगा विलास क्रूज में भी मुहैया कराई जाए। इसमें स्पा होगा, इसमें लाइब्रेरी होगी, रिक्रिएशन सेंटर्स होंगे, ऊपर डेक एरिया दिया गया है जैसा कि मैंने आपको दिखाया और बताया। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस गंगा विलास क्रूज को ऐसे तरीके से हर स्टॉपेज पे रोका जाएगा ताकि उस राज्य की संस्कृति की झलक मिल सके। चलिए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते और समझाते हैं कि क्या है इस क्रूज की खासियत और क्या इस क्रूज में आपको देखने को मिल सकता है। जी भर के निहार लीजिए इस खूबसूरत दिव्य नजारे को। पानी में तैरता हुआ 5 स्टार होटल कह लीजिए या शाही जल महल। महादेव की नगरी वाराणसी में गंगा नदी में अपनी भव्यता के साथ इतराता ये गंगा विलास क्रूज है। इतना विशाल, इतना भव्य, इतना अत्याधुनिक कि आप इसके अंदर जाएं तो आपको एहसास होगा कि आप किसी 5 सितारा होटल में आ गए हो। क्या नहीं है इस क्रूज में, जरा झांकी तो देखिए इसकी। बाहर से विशाल दिखने वाले इस क्रूज के अंदर की खूबसूरती देखिए, निहाल हो जाएंगे आप। भरपूर सुख सुविधाओं से युक्त
18 आलीशान लग्जरी कमरे, लज्जतदार व्यंजन का आनंद लेने के लिए 40 सीटर मल्टी कुशन रेस्टोरेंट, मनोरंजन के लिए रिक्रिएशन हॉल, किताबें पढ़ने का मन करे तो लाइब्रेरी है। अगर आप बातचीत करने के शौकीन हैं तो यहाँ बैठने के लिए आपके लिए आरामदायक सोफे लगे हैं। विशाल जलराशि और नदी से शहर का नजारा लेना हो तो क्रूज की छत से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। धूप लेने के लिए यहाँ 3 डेक है जहाँ आराम की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। क्रूज में यात्रियों की सेहत का भी ख्याल रखा गया है। इसके लिए जिम और स्पा सेंटर है। ये क्रूज दरअसल अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट के लिए तो डिजाइन किया ही गया है, लेकिन इसके अंदर जो सुविधाएं हैं वो किसी भी 5 स्टार 4 स्टार और ऐसी लग्जरी एमिनिटीज जो आपको अक्सर किसी भव्य टूर या किसी भव्य 5 स्टार 4 स्टार में देखने को मिलती हैं, वो सभी इसके अंदर दी गई हैं। इनके जो स्टाफ है उन्हें इसी हिसाब से ट्रेन किया गया है ताकि वो खाना भी अपने जो पर्यटक हैं, जो लोग क्रूज पर सवार हैं, उनके मन मुताबिक, उनके टेस्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कुजीन हो, देसी कुजीन हो, जिस राज्य में वो एंटर कर रहे हैं उस राज्य की कुजीन खाना चाहें तो वो भी इसमें दी जाएगी। संगीत का भी आनंद इसमें लिया जाएगा। कुल मिलाकर क्रूज ऐसा है कि इसमें सफर करने वालों को राजसी फील आएगी। खास सुविधा तो यही है कि जहाज का डेकोर, रहना शांत करना, फिर इसमें स्पा है, जिम है, लाइब्रेरी है, मूवी थिएटर है, लेक्चर्स हैं। लोग सनडेक पे, ऐसा मौसम हो तो सनडेक पे जाके देख सकते हैं। और क्योंकि ये रिवर क्रूज है तो जो किनारे का जो नज़ारा होता है, शहर हैं, गांव हैं, खेत हैं, लोग हैं, वो भी देखते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को देखने मिलेंगी। वाराणसी से एक इतिहास की शुरुआत हो रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अब साकार हुआ है। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया का सबसे विशाल क्रूज कहलाने वाला गंगा विलास क्रूज जितना भव्य है, उसकी यात्रा उतनी ही भव्यतम होगी। क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगी। नेशनल वाटरवेज 1 और 2 के साथ साथ ये भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से भी गुजरेगी। इन नदियों में खास है गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना, यमुना, पद्मा और ब्रह्मपुत्र। ये पहला क्रूज है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम को क्रूज के सफर से कनेक्ट करेगा। अलग अलग राज्यों में जब आप सफर करते हैं तो आपको अलग अलग चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इसी एक क्रूज में बैठकर अगर आप विभिन्न राज्यों से गुजर सके, बांग्लादेश के वाया डिब्रूगढ़ पहुंच सके, सुंदरगढ़ में नौका विहार का मजा ले सके, बिहार के पटना में पटना तख्त साहिब जा सके, तो जाहिर तौर पर ये आपके लिए एक अलग और यूनिक एक्सपीरियंस होगा। वाराणसी ही नहीं, ये देश के लिए नायाब सौगात है। न सिर्फ पर्यटन और कारोबार के लिए बल्कि देश की विविध संस्कृति और विरासत से लोगों को रूबरू कराने के लिए ये शुरुआत इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होगा। रोशन जायसवाल और अभिषेक मिश्रा के साथ नेहा बाथम, वाराणसी, आज तक। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ की ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रही है। मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अभिषेक, आज इस आयोजन के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और कितने बजे प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे इस यात्रा को? देखिए, बिल्कुल नेहा, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, चूंकि ऐसा मौका है कि भारत नहीं, विश्व में पहली बार इतने लंबे मार्ग पर इस तरीके का क्रूज चलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे इस कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे और तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है। इसके साथ ही केंद्रीय जल मार्ग और जहाजरानी मंत्री सोनेवाल साहब भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कितनी हलचल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। क्रूज आप देखेंगे मेरे ठीक सामने तैयार है, सजा हुआ है अपनी पहली यात्रा के लिए, क्योंकि 3200 किलोमीटर की 51 दिन की यात्रा है जो कि वाराणसी से शुरू होगी, डिब्रूगढ़ तक जाएगी, बांग्लादेश के रास्ते होते हुए। तो कहीं ना कहीं नया कीर्तिमान जो है यहाँ पर बनने जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो कला और संस्कृति की झलक हमें दिखाई दे रही है। आप देखेंगे मेरे ठीक पीछे यहाँ पर जो लोक कलाकार हैं वो अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं और वो यहाँ पर अपना नृत्य कर रहे हैं। कहाँ से आए आपका? हम आए हैं सोनभद्र से। हमारा कर्मा नृत्य है, कलाकार हैं और हमारा नाम संतोष है।
हाँ, कितना तैयारी किया था आज के कार्यक्रम के लिए? आज ये जहाज जाने वाला है, आपको लग रहा है कि बड़ा मौका है, प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत कर रहे हैं? आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं। आज गंगा जी का किनारा में हम लोगों को बहुत मतलब खुशी का बात है। हम लोग नृत्य के बारे में बताइए, कब किया जाता है, जब खुशी का मौका होता है? हाँ, यही खुशी में कि जो प्रधानमंत्री आते हैं उसको खुशहाली में स्वागत करने में 8 पुरुष रहते हैं, 8 महिलाएं रहते हैं। हाँ, में किया जाता है। हाँ, सब लोग से वही खुशहाली करने चाहते हैं हम लोग। और भी मैं तस्वीरें आपको यहाँ दिखाता हूँ। दूसरी तरफ आप मेरी इस तरफ आए, देखिए अवध का नृत्य चल रहा है, कलाकार यहाँ पर उत्साह से नृत्य कर रहे हैं। उसके पीछे आप देखेंगे तो डांडिया रास भी आपको दिखाई देगा, जो कि बड़ी खूबसूरती से इस बात को दिखा रहा है। यानी कि बनारस की संस्कृति, उत्तर प्रदेश की कला, उत्तर प्रदेश के नृत्य, वो सारे रंग आज रविदास घाट पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जहां तक कार्यक्रम की बात है, चूंकि वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी को इस कार्यक्रम में जुड़ना है, वो अपना उद्बोधन भी देंगे और इसके साथ ही साथ जो विजन की बात वो करते हैं, चूंकि गंगा के जलमार्ग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटन के लिहाज से कैसे स्थापित किया जाए, उसकी ये पहली पहल है। और कल हमने जब खुद सर्बानंद सोनोवाल जो कि मंत्री हैं उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी होगी नए प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी कि इस तरीके के मॉडल के जरिए कैसे गंगा के मुहानों पर पर्यटन को विकसित किया जा सकता है। तो तैयारियां पूरी है, बस इंतजार है। 10 बजे से शुरुआत हो जाएगी कार्यक्रम की और प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे बड़े नदी जल मार्ग रूट का उद्घाटन करेंगे और बनारस समेत देश को यह सौगात मिलने जा रही है। जी, तो महज ये एक जल यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति और विरासत की यात्रा होगी, जिसमें तमाम राज्यों से ये रिवर क्रूज होकर गुजरेगा। आपको बता दें कि झारखंड, बिहार, असम और इसके अलावा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से जब गुजरेगा, तब इसमें भारत की एक संस्कृति की झलक दिखाई देगी, ताकि इस क्रूज में सवार लोग ये बेहतर तरीके से समझ सके कि आखिरकार भारत की विरासत क्या है अलग अलग राज्यों में संस्कृति के मायने, किस तरीके से इस क्रूज के जरिए उस संस्कृति का एक प्रतिबिंब, एक झलक देखने को मिलेगी। ये हम दरअसल अब एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं इस गंगा विलास क्रूज की, क्योंकि अब तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और ये सभी यात्री जो इस क्रूज में सवार हैं, दरअसल अब लगभग आधे घंटे का वक्त बचा है, जिसके बाद हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे और ये क्रूज सेट फॉर सेल जिसे कहते हैं, ये आगे की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाएगा। 1 मार्च को इसकी यात्रा डिब्रूगढ़ में पूर्ण होगी। लेकिन इसके लिए आपको ये भी बता दें कि जो यात्री इसमें सवार रहते हैं, उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो किसी भी ऐसे गंतव्य का चुनाव कर सके जहां पर वो अपनी यात्रा को अंत या फिर समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच ये भी आपको बताना जरूरी है कि आखिरकार इस विलासिता के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। एक दिन के लिए $300, यहाँ तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए इस क्रूज का किराया है। यानी कि अगर आप स्वीट में रहते हैं, इसकी जो भव्यता है उसका आनंद लेते हैं, तो इसके लिए एक लंबी चौड़ी कीमत भी तैयार हो जाइए चुकाने के लिए। किसी सफर में इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। आप वाराणसी के दिव्य गंगा आरती में शामिल, फिर बोध गया के महाबोधि मंदिर का दर्शन करें, मुर्शिदाबाद के मशहूर हजारदुराई पैलेस की भव्यता को निहारें और 4 बंगला मंदिर की दिव्यता का अनुभव करें। हुगली के चंदननगर चर्च में प्रार्थना करें। सुंदरवन डेल्टा की खूबसूरती देख सकेंगे तो असम के काजीरंगा पार्क में सफारी का भी आनंद ले सकेंगे। गंगा विलास क्रूज के 3200 किलोमीटर के सफर में वो सब जो किसी इंसान के जीवन का सपना हो सकता है। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के 51 दिनों के सफर में यात्री नदियों के रास्ते विविध राज्यों की संस्कृति और विरासत का दीदार कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रूजेस पर ये देखा होगा कि उनके डेस्टिनेशंस तय होते हैं। इसी तरीके से इस क्रूज के लिए भी डेस्टिनेशंस तय किए गए हैं, जिसमें ये क्रूज हॉल्ट करेगा। उसके बाद जो पर्यटक होंगे उन्हें वो नीचे जाकर वो जहां भी जिस राज्य में इस क्रूज को हॉल्ट किया गया है, वहां पर उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर, उस गंतव्य स्थल पर जाकर उस ऐतिहासिक स्मारक हो या फिर कोई मॉन्यूमेंट या वहां की देसी कुजीन या फिर जैसा कि मैंने कहा था पटना तख्त साहिब जो कि पटना में स्थित है, उसे देख सकेंगे। ये क्रूज पूरी तरह भारतीय है, जो पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार करती है। क्रूज के सारे क्रू मेंबर भी भारतीय होंगे। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया,
इस क्रूज को भी इंडिया में ही बनाया गया है अंतरा क्रूजेस नाम की एक कंपनी द्वारा, और ये सुनिश्चित किया गया है कि इस क्रूज में जितने भी पर्यटक आए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे वो देसी हो, वो सालों साल, वो बरसों बरस इस क्रूज को याद रखें, इस क्रूज के माध्यम से लोगों को बताएं टेल्स ऑफ इंडिया, इंडिया की गाथा, क्या है इंडिया, किस तरह की परंपराएं हैं, कैसे यहाँ के राज्य हैं। ये जो जहाज है बहुत यूनिक जहाज है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी डॉक्टर अन्नपूर्णा गरिमाला ने बनाया है, जो भारतीय डिजाइन है, कॉन्सेप्ट है, और इसमें जो भी सामान है, जो भी हाथ की बनी हुई चीजें हैं वो इंडिया में बनी है। तो ये भारत में ही निर्मित जहाज है, ये भारतीय कंपनी का है और इसका पूरा क्रू जो है वो भारतीय है। लेकिन ये सारी सुविधाएं यूं ही नहीं मिलने वाली, इसके लिए जेब ढीली करनी होगी। मोटे तौर पर एक दिन के सफर का खर्च 1 लाख रुपए बैठने वाला है। अगर कुल 51 दिन अगर आप सफर करते हैं तो काफी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। 51 लाख रुपए इसकी कीमत है। अगर दिन के हिसाब से देखा जाए तो डॉलर्स में लगभग $300, जिसे अगर कन्वर्ट करेंगे आप इंडियन करेंसी में तो लगभग 25 से 30 हजार रुपए के आसपास। लेकिन अगर सारे टैक्सेस और जो सुविधाएं इसमें मौजूद हैं वो अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 1 लाख के करीब आपको इस क्रूज के लिए एक दिन के लिए चुकाने पड़ सकते हैं। जब इतनी बड़ी यात्रा हो, देसी विदेशी सैलानी हो, कई राज्यों का कनेक्शन हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये न सिर्फ पर्यटन मानचित्र पर देश का मान बढ़ाएगा, बल्कि कारोबार के नजरिए से भी ये अहम होगा। गंगा विलास क्रूज सेवा के संचालन से स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पहल पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों को बढ़ावा देगी। यात्रा की शुरुआत 31 स्विस यात्रियों से हो रही है, जो 2 दिन पहले ही क्रूज पर सवार हो चुके हैं। 10:30 बजे इसका उद्घाटन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री जी गण और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें उपस्थित रहेंगे। अभिषेक मिश्रा के साथ नेहा बाथम, वाराणसी, आज तक। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली के कंझावला मामले में आ रही है, जिसमें अब गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए ने इस पूरे मामले में धारा 302 यानी कि हत्या का मामला दर्ज कराने के निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली की पुलिस कमिश्नर ने एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद एमएचए ने यह फैसला लिया है कि अब इस पूरे मामले में धारा 302 लगाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं निर्देशों में शामिल है कंझावला केस के आरोपियों पर 302 यानी हत्या की धारा लगाकर मामले की तफ्तीश करने का निर्देश। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह ने गृह मंत्रालय में रिपोर्ट सौंपी थी। कि दिल्ली पुलिस को यह बोला गया है कि कंझावला मामले में 302 यानी कत्ल की धारा एफआईआर में जोड़ी जाए। इसके अलावा जो पुलिस वाले उस दिन लापरवाही के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अंजलि की नानी जी और अंजलि की मां दोनों लोग मौजूद हैं। लगातार इन लोगों ने धरना और प्रदर्शन किया था, 302 की मांग की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा था कि चूंकि मोटिव नहीं है इसलिए इस एफआईआर में 302 दर्ज नहीं की जा सकती। अब हम उनकी नानी से बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। पुलिस ने कहा था कि मोटिव नहीं है, लेकिन अब 302 जोड़ी जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, आप क्या कहेंगी? ठीक है, तो हम तो इसी के लिए लड़ रहे थे। 302 हो गई तो ठीक है, होनी तो चाहिए उन लोगों को फांसी। 302 हो गई जब तो फांसी होगी उनको। मर्डर तो करा ही था उन्होंने, हमारी तो चली गई। अब आप क्या कहेंगी? अच्छा है, मेरी बेटी को इंसाफ मिला। मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, जिन्होंने मेरी बेटी के साथ करा उनको भी फांसी हो। आप एक बात बताएं कि जब आप लोग इसके पहले पुलिस अधिकारियों से मिली थी और 302 लगाने की जब बात कहती थी तो वो क्या कहते थे? जब तो वो मना करते थे, कहते थे एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, कुछ ऐसा मर्डर वर्डर का कुछ नहीं हुआ, 302 नहीं लग सकती। जब पुलिस वाले मना करते थे
कहते थे वो नहीं लगेगी, मोटिव नहीं है, मोटिव नहीं है। अब कहाँ से मोटिव मिल गया। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव की, जिनका 75 साल की उम्र में निधन हो गया। शरद यादव को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक हॉस्पिटल ने उन्हें ब्रॉड डेड यानी कि मृत घोषित कर दिया था। राहुल गांधी आज सुबह शोक संवेदना व्यक्त करने शरद यादव के घर पहुंचे, वहां पर उनकी बेटी से मुलाकात की और अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। राहुल गांधी आज मुलाकात करने पहुंचे शरद यादव की बेटी से। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जॉइंट पब्लिक मीटिंग हुई, मैं उनको जानता नहीं था और पब्लिक मीटिंग खत्म होने के बाद सब वापस जा रहे थे तो मैंने उनको देखा, वो सड़क पे चल रहे थे। काफी मतलब वहां पे कंफ्यूजन था, सब नेता निकल रहे थे, तो मैंने उनको देखा चलते हुए। तो मैंने कहा शरद यादव जी आप हमारे साथ चलिए, तो मैंने उनको गाड़ी में बैठा दिया और फिर मैंने उनसे कहा कि शरद यादव जी मैं जानता हूं कि आप राजनीति को बहुत गहरी तरीके से समझते हो, तो मैं अगले 2 घंटे का रास्ता था, मैंने कहा कि मैं अगले 2 घंटे कुछ बोलूंगा नहीं, बस मैं आपकी राजनीतिक अनुभव जो है उसको मैं समझना चाहता हूं, तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलिए। तो उन्होंने 2 घंटे मुझे हिंदुस्तानी राजनीति के बारे में, उनकी क्या राय थी, उनकी क्या व्यू पॉइंट थी, ये समझाया। जोशीमठ की करेंगे, जहां पर बारिश के बाद जोशीमठ की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही हैं। मकानों और इमारतों की दरार बढ़ने लगी है। इस बीच सीएम पुष्कर धामी ने आपातकालीन कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि किस तरीके से वहां पर इमारतों को ढहाने का काम किया जाना है, क्योंकि भारी रोष और विरोध के बीच वहां पर अब ये ऑपरेशन तेज हो चुका है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे वहां पर जोशीमठ के लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए थे। उनकी मांग यही थी कि उचित मुआवजा दिया जाए सरकार की ओर से और साथ ही विस्थापन की व्यवस्था की जाए। जोशीमठ अपनी जगह से सालाना 2.5 इंच खिसक रहा है। घर ढह रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। अब तक 700 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। 131 परिवारों को अब तक खतरे वाले इलाकों से निकाला गया है। बिगड़ते मौसम के बीच जोशीमठ में डर और गहराने लगता है। ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन इलाकों का जायजा लिया जहां दरारें ज्यादा चौड़ी हो चुकी हैं, लेकिन सीएम के खिलाफ लोगों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोग अपने दरकते घरों को देखकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और सीएम पुष्कर धामी कह रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति सामान्य है। ऐसा माहौल ना बनाया जाए कि जैसे जोशीमठ खत्म हो रहा है, यहाँ बस 25% घरों में ही दरारें हैं। ये जो पूरा एक एटमॉस्फेयर इस प्रकार का हो रहा था कि पूरा ही जोशीमठ डूब गया है, पूरा खत्म हो गया है, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आज भी 70% करीब यहाँ की सारी दुकानें खुली हैं, सामान्य कारोबार चल रहा है और ओली में कम से कम 2000 के लगभग बाहर से आए हुए पर्यटक रुके हुए हैं। सवाल यह है कि जब सब कुछ सामान्य है तो फिर इतना हाहाकार क्यों मचा है? जोशीमठ के हालात पर केंद्र सरकार को भी एक्शन में आना पड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि वो भी जोशीमठ पर नजर बनाए हुए हैं।
जोशीमठ में जो कोई भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में इस वक्त घर घर सर्वे चल रहा है। दरकते मकानों पर रेड निशान लगाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी की टीमें जांच में जुटी हैं। एक तरफ जोशीमठ में मौसम खराब हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रभावित परिवारों का पलायन की प्रक्रिया बहुत ही तेज हो जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जोशीमठ के मनोहर बाग में इस वक्त लोग जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना सामान, जितना भी उनके पास इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, बेड है, जो उन्होंने सालों में इकट्ठा किया था, वो सब कुछ पैक करके रिलीफ कैंप्स की तरफ जितनी जल्दी हो पाए वो शिफ्ट हो जाए। एक तो दरकता जोशीमठ, ऊपर से बदलता मौसम जोशीमठ को अब और डरा रहा है। अमित भारद्वाज, जोशीमठ, आज तक। जोशीमठ में कार्रवाई शुरू हो चुकी है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की। इसके साथ ही साथ वो जो 2 होटल चुने गए थे उन्हें गिराने का काम भी अब शुरू हो चुका है। तो तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन भारी मशीनें इस्तेमाल नहीं होंगी। खतरा बर्फबारी और बारिश का ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भी स्वाभाविक तौर पर दिक्कतें होंगी। जोशीमठ पर आज कैबिनेट की बैठक भी 12 बजे होनी है, जिसमें कोई महत्वपूर्ण फैसला धामी सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। लेकिन एक फैसला जो सरकार ने पहले स्थिति और लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए लिया, वो ये कि वो 2 ये होटल जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सिर्फ इन 2 होटल को जो एक 7 मंजिला है उनको ही गिराया जाएगा। उसके अलावा जो रेड क्रॉस और मकानों में 723 ऐसे मकान चिन्हित किए गए थे जिनमें दरार थी, जो खतरनाक हो सकती थी, उनको नहीं गिराया जाएगा। सबसे पहले इन 2 होटल्स को गिराया जाएगा। कल से ये कार्रवाई शुरू हो गई थी। जो पानी की टंकी या भारी सामान ऊपर रखे हुए थे उनको धीरे धीरे नीचे लाया गया, हटाया गया, क्योंकि अब खतरा इसलिए भी ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं क्योंकि नीचे और मकान हैं जो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं अगर ये 2 होटल गिर जाते हैं। तो इसीलिए ये निर्णय सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लिया गया कि पहले इन होटल्स को हटाना है, इनको तोड़ना है। लेकिन क्योंकि वाइब्रेशन ज्यादा हो सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ इन इमारतों को गिराना होगा। सारी सावधानी यहां पर बढ़ती भी जा रही है। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है जोशीमठ में। आज सीएम की बैठक भी 12 बजे होना है। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, कार्रवाई वहां पर शुरू हो चुकी है, मौसम क्या कह रहा है? अर्पिता, बीती रात बरसात भी हुई है और ठीक यहाँ से थोड़ी ऊपर अगर जाए तो वहाँ बर्फबारी हुई है। सारी पहाड़ियां जो कल तक काली पहाड़ियां थी आज लगभग सफेद हो चुकी हैं और यहाँ औली में सड़कों पर नमी है काफी ज्यादा। बरसात ठीक ठाक, करीबन 2-3 घंटे तक मॉडरेट रेनफॉल हुई है। मुश्किल जरूर थी, इसीलिए कल शाम को जो ऑपरेशन शुरू हुआ महज 2 घंटे में उसको रोकना पड़ा। और अब आज सुबह से, अब से ठीक 10 मिनट पहले एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम जो टुकड़ियां हैं वो आ चुकी हैं। अंदर का एक एक सामान जो भारी हो सकता है, फ्लोर वाइज फ्लोर। और ऊपर आप देखिए, कल तक हमने देखा, जो आपकी छत की तस्वीरें दिखाता हूं, वहां अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। सबसे पहले जो भारी भरकम पानी के टैंक थे उनको हटाए गए, जो भी वायर्स थे और बड़े बड़े केबल्स थे, पाइप थी, उनको जो है कटर से काटा गया, उनको हटा के भी देखिए। ये टीम जो है हर एक फ्लोर पर गई है। तो वो क्या कर रहे हैं, दरअसल सबसे पहले वजन कम कर रहे हैं इमारत का। तो वजन कैसे कम होगा, लोहे का कोई स्ट्रक्चर है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, उन सबको खोल करके हटाया जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये डिमोलिशन नहीं बल्कि एक तरह का डिसमेंटलिंग प्रोसेस है, क्योंकि फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है, पहले से ही डैमेज है। तो बचाने के लिए सबसे पहले वजन कम करना है। तो वजन कम करके कैसे होगा, फर्नीचर हटा दिया जाए, बड़ी बड़ी खिड़कियां हटा दी जाए, वहां पर मार्बल टाइल जो कुछ भी रखा है, एक एक चीज हटा दी जाए, वजन कम हो जाए। और फिर देखिए, आपको आवाज आ रही है इस समय, आप अगर सुन पाए तो देखिए, इस समय आपको हथौड़े, हैमर जो है, लाइट हैमर चलाए जा रहा है और सीधे अभी इस समय जो ग्राउंड फ्लोर है उसी की मंजिल पर देखिए, जितनी खिड़कियां हम देख पा रहे हैं, हर जगह लोग लगे हुए हैं। ऑटो एक्सपो की 3 साल बाद वापसी हुई है और इस बार यहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों और एसयूवीज पर सबसे ज्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। ऑटो एक्सपो में पहले दिन मारुति और हुंडई ने इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट्स लॉन्च करके देश के सामने भविष्य की कारों की झलक पेश की है। एशिया के सबसे बड़े गाड़ियों के मेले ऑटो एक्सपो का बुधवार से ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में आगाज हो गया है। इसके 16वें एडिशन को द मोटर शो नाम दिया गया है।
एक्सपो में सबसे पहले मारुति ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट EVX पेश की। इसके बाद MG मोटर्स ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक MPV यानी मल्टीपर्पस व्हीकल लॉन्च की है। मारुति यहां फ्लेक्स फ्यूल वाली वैगनार भी लेकर आई जो 80% तक एथेनॉल मिक्स्ड ईंधन से चलेगी। लेकिन शो के पहले दिन का आकर्षण रहे शाहरुख खान, जो Hyundai की इलेक्ट्रिक एसयूवी आइनिक 5 को लॉन्च करने आए। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Hyundai मोटर्स की इस प्रीमियम कार की बात करें तो इसमें 72.6 किलोवाट की बैटरी पैक है। ये बैटरी 214 bhp का पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। फुल चार्ज होने पर इस एसयूवी में 631 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। कंपनी का दावा है कि आइनिक 5 महज 18 मिनट में 80% चार्ज हो जाती है। इसके लिए 350 किलोवाट का डीसी चार्जर इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 44,95,000 रुपए रखी है। इवेंट की शुरुआत मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट EVX के साथ हुई। इमेजिनेक्स्ट विजन के साथ लाई गई इस कार को लेकर कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में EVX 550 किलोमीटर चलेगी। कंपनी ने इसके प्रेजेंटेशन में मेटावर्स का इस्तेमाल किया है। मारुति का दावा है कि सुजुकी की बनाई नई एसयूवी में परफॉर्मेंस के साथ एडवांस्ड कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलेंगे। कंपनी ने इलेक्ट्रिक एसयूवी प्रोडक्शन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान भी किया है। MG मोटर्स ने ऑटो एक्सपो में दुनिया की पहले इलेक्ट्रिक MPV पेश की है। मीफा 9 नाम की इस MPV की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कार 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार महज 4 सेकंड में पकड़ लेती है। मौजूदा ग्लॉस्टर एसयूवी के साथ ये MG के लाइनअप में सबसे बड़ी कार है। कंपनी के मुताबिक ये कार सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। इसके साथ ही MG ने ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक एसयूवी MG5 भी लॉन्च की है। इस गाड़ी पर सिंगल चार्ज में 525 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। ये गाड़ी MG की मौजूदा एस्टर एसयूवी पर बेस्ड नजर आ रही है। MG मोटर्स ने ऑटो शो में अपनी प्रीमियम कार हेक्टर का फेसलिफ्ट वर्जन भी पेश किया है। इस मॉडल में कंपनी ने 11 नए फीचर्स देने का वादा किया है। इसमें 11 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। कंपनी ने 5 और 7 सीटर मॉडल के अलग अलग वेरिएंट की कीमत 15 लाख रुपए से लेकर 22 लाख रुपए तक तय की है। आज तक ब्यूरो।